दोस्तों ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में 4 भाई थे और चारों भाई बहुत ही प्यार के साथ में, बड़ा प्रेम के साथ में हिल-मिल के रहते थे। कभी इनमें मनमुटाव नहीं होता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। जब दोस्तों पढ़ाई-लिखाई करने के बाद में ये शादी के योग्य भाई हो जाते हैं, तो चारों की बारी-बारी से शादी हो जाती है। लेकिन इन 4 भाइयों के बीच में सिर्फ एक ही बेटा था, वो भी सबसे छोटे वाले भाई का, और जो 3 भाई बड़े थे, उन सब की बेटियां थी। तो भाई परिवार में सभी लोग बड़ा प्रेम से रहते थे। दोस्तों वो इकलौता बेटा था, उसको बहुत ही सब प्यार से रखते थे। उसका प्यार से नाम अजितेश रखा जाता है। अजितेश को सभी लोग पलकों पे रखते थे, क्योंकि बाकी सबकी बेटियां थी तो इसी को सब अपना बेटा समझते थे और सब लेके घूमते थे, बड़ा प्यार करते थे। एक गोद से उतारता तो दूसरा गोद में ले लेता, दूसरा उतारता तो तीसरा ले लेता। और उस अजितेश की जो ताई थी वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और जो बहनें थी यानी जो कजिन थी वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी अजितेश को। लेकिन दोस्तों अजितेश की जिंदगी में सिर्फ एक ही आश्चर्य था कि अजितेश की जो माँ थी, माँ का व्यवहार ऐसा था कि जैसे किसी दुश्मन का भी ना हो। अजितेश की माँ अपने बेटा से यानी अजितेश से इतना नफरत करती थी, मतलब ऐसा व्यवहार था कि अजितेश को लगता था कभी कभार कि मैं सौतेला बेटा तो नहीं हूँ, मेरी माँ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात थी अजितेश के लिए ये कि अजितेश की माँ छुपके से रात में अजितेश को बचपन से ही एक बहुत ही कड़वा शरबत पिलाया करती थी। दोस्तों अजितेश बहुत ज्यादा परेशान होता था कि मेरी माँ प्यार तो मुझे करती नहीं है, मेरी माँ इतनी मुझसे नफरत करती है जितनी मुझे उम्मीद रही थी कि ये जहर जैसा शरबत मुझे पिलाती है। भला मेरी माँ ऐसा क्यों करती है, बाकी मेरी ताई है मुझे कितने प्यार से रखती हैं, ये सब लोग कितनी अच्छी है, मेरी माँ कितनी बुरी है। दोस्तों अजितेश के मन में अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन माँ बराबर अपने बच्चे के साथ में क्रूर व्यवहार रखती थी, मतलब सख्ती से रहती थी, कभी ज्यादा प्यार नहीं करती थी। जबकि अजितेश की माँ जो मतलब उनके जेठ की बेटियां थी उनको बड़ा अच्छे से रखती थी। ये अजितेश को ये बात समझ भी नहीं आ रही थी। दोस्तों अजितेश सोचता है कि लोग कहते हैं कि माँ ममता की मूरत होती है, लेकिन मेरी माँ तो बहुत ज्यादा बुरी है, भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। दोस्तों कभी कभार अजितेश वो जो शरबत माँ पिलाती थी कड़वा जहर जैसा, अजितेश जिद करता था कि माँ मुझे ये नहीं पीना है, अगर तुम मुझको इसे पिलाती रही तो एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे ये नहीं पीना है। लेकिन वो माँ जबरदस्ती मार पीट के जैसे तैसे करके उसको वो जहर जैसा शरबत पिला ही देती थी, और जिस गिलास में पिलाती थी उस गिलास को भी छुपाती थी, और ये माँ ये कह देती थी कि किसी को बताना नहीं। दोस्तों अजितेश यूं ही परेशान रहता है और भाई समय गुजरता जाता है। एक दिन जब अजितेश 17 साल का हो जाता है तो जिद करता है और सोचता है अपने मन में कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम इस शरबत को पिएंगे नहीं, चाहे मेरी माँ कुछ भी मुझसे कह दे। और वो उसी प्रकार से बैठ जाता है, और शाम को जब माँ शरबत बना के लाती है वो जहर जैसा, तो अजितेश कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शरबत को नहीं पीऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर डालो। हम जानते हैं कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, तुम मेरी रियल की माँ हो ही नहीं, अगर सच में मेरी माँ होती तो तुम ऐसा व्यवहार नहीं करती, आज मैं इस शरबत को नहीं पीऊंगा। अजितेश की माँ जब ये बात सुनती है तो अजितेश की माँ व्याकुल हो जाती है, कहती है कि तुझे ये शरबत पीना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तू ये शरबत पी ले। अजितेश कहता है कि मैं शरबत नहीं पीऊंगा, यहाँ तक कि वो माँ ये कहने लगती है कि अगर तू शरबत नहीं पिएगा तो इस घर में भूचाल आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तुझको ये शरबत पीना पड़ेगा। लेकिन अजितेश कहता है कि आज मैं यही देखूंगा कि मैं शरबत नहीं पीऊंगा तो भूचाल कैसे आता, कहाँ से आता है। दोस्तों वो माँ व्याकुल रहती है, यहाँ तक कि रोने भी लगती है, लेकिन अजितेश उस शरबत को नहीं पीता है बल्कि गिलास को उठा के फेंक देता है। शरबत वो जो जहर जैसा था वो फैल जाता है, माँ चीखने लगती है, माँ भाग खड़ी होती है, माँ ये कहती है कि अब क्या होगा, अब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अजितेश आराम से लेट जाता है, कहता है ठीक है देखेंगे कौन सा भूचाल आएगा। जब दोस्तों अजितेश की सुबह आंख खुलती है तो एक बहुत बुरी खबर मिलती है। दोस्तों अजितेश की माँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा व्याकुल कि अरे शाम को तो ये अच्छी खासी थी, लेकिन रात भर में ही इनको क्या हो गया, इनकी मौत हो गई। अब ये अजितेश तो था वो भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन अजितेश मन ही मन में इस चीज को समझ रहा था कि मेरी माँ शाम को ये कह रही थी कि अगर तूने शरबत नहीं पिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब
मतलब भूचाल आ जाएगा, हमें लगता है कि मैंने शरबत नहीं पिया, इसीलिए मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई, मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही अपनी माँ का हत्यारा हूँ। दोस्तों अजितेश इस बात को किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन मन ही मन में मतलब बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपने आप को कसूरवार मानता है। जैसे तैसे अजितेश की माँ को भाई अंतिम संस्कार किया जाता है, जो भी क्रियाकलाप होती है, घर के लोग शोक मनाते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन से अजितेश की माँ गई, उसी दिन से उस घर में मतलब अलग अलग तरीके की परेशानियां आना शुरू हो गई। घर में जितने भी सदस्य थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जिसका धंधा चलता है उसका धंधा चौपट होने लगता है, उसके पिताजी खाट पे लग जाते हैं, उसकी जो बहनें थी, ताऊ की बेटियां, वो भी बीमार रहने लगती हैं, जो उसकी ताई थी वो भी बीमार रहने लगती हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि जिस दिन से अजितेश की माँ इस दुनिया से गई, उस दिन से अजितेश के सर में ऐसा मतलब भयानक दर्द होता है कि अजितेश उस दर्द से परेशान। और सभी लोग ये कहते हैं कि अजितेश की माँ जिस दिन से गई है, उस दिन से लगता है कि घर में कुछ हो गया है, घर को नजर लग गई है और इसीलिए सबके साथ में ऐसा हो रहा है। सभी लोग इसका तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, तंत्र मंत्र सबके चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन इसका दोस्तों हल नहीं निकलता है। लेकिन दोस्तों अजितेश इस बात को समझता है कि कहीं ना कहीं ये जो मेरी माँ मुझे शरबत पिलाती थी, उसके पीछे कोई राज है, उसके पीछे पीछे कोई वजह है और इस वजह तक हम पहुंचेंगे जरूर कि आखिर में वो माँ मेरी शरबत क्यों पिलाती थी और ऐसा क्यों करती थी। दोस्तों अजितेश चुपचाप अपनी माँ के कमरे में जाता है और सोचता है कमरे में जाके कि कुछ तो मुझे ऐसा प्रूफ मिलेगा जिससे इस समस्या से निकला जा सके। दोस्तों अजितेश सब तरफ मतलब देखने लगता है कि कुछ मुझे मिल जाए। तभी अजितेश को अपनी माँ की एक डायरी मिलती है। दोस्तों अजितेश उस डायरी को लौट पोट करने लगता है कि कुछ इसमें से मिल जाए। तो दोस्तों उस डायरी में एक पन्ने में लिखा हुआ था कि अगर घर में परेशानी आ जाए, चारों तरफ से मुसीबत घेर ले, तो इस जगह पे चले जाना और समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों अजितेश ने उस जगह का नाम पढ़ा और उस जगह पे चुपचाप निकल लेता है किसी को बिना बताए और चलता जाता जब दोस्तों उस जगह पे पहुंचता है जिस जगह का नाम डायरी में लिखा हुआ था, तो अजितेश पाता है कि वो एक बाबा की कुटिया है, कुटिया बनी हुई है, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। दोस्तों अजितेश उस कुटिया के अंदर जाता है और जैसे ही बाबा ने अजितेश को देखा तो बाबा चौंक जाता है, यानी कि बाबा बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। यहाँ तक कि बाबा ने ये कह दिया कि अरे तुम अभी तक जिंदा हो। जब इतनी बात अजितेश ने सुनी तो अजितेश को बात समझ में नहीं आ रही और वो बाबा से कहने लगा कि बाबा जी मैंने तो आपको पहली बार देखा है, शायद है कि आपने भी मुझे पहली बार देखा होगा, फिर आप इस तरीके की बातें क्यों करने लगे, आखिर में क्या बात है, क्या तुम मुझे जानते हो। तब वो बाबा जी बाकी जो लोग बैठे हुए थे उन सबसे कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और अजितेश को बाबा जो थे वो बिठा लेते हैं। अजितेश व्याकुल और बाबा से कहता है कि बाबा मुझे सच सच बताओ, आखिर में ये सब क्या चल रहा है, मेरे घर पे बहुत ज्यादा परेशानी है और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है और आपने भी इस तरीके की बात कही है, अब मुझे जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है। दोस्तों बाबा ने अजितेश को अपने पास में बिठा लिया और अजितेश से कहा कि बेटा जब तुम 1 महीने के थे तभी तुम्हारे बाबा ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा दी थी और ये जब बात तुम्हारे ताई और ताऊ को पता चलती है तो वो लोग तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगते हैं कि तुमको मारने का पूरा षड्यंत्र रचने लगते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे ताई और ताऊ ने जो इतने अच्छे हैं, अच्छे दिखने का मतलब दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, उन्होंने तुम्हारे पर एक भयंकर काला जादू करवा दिया जिसके चलते तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और जब तक तुम 18 साल की उम्र तक पहुंचते तुम्हारी मौत हो जाती। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी और इधर उधर भटकने लगी है। तब जैसे तैसे तुम्हारी माँ को पता चलता है इन सब के बारे में, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से कहती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी इन सब का विरोध करते हैं, बल्कि वो अपने भाई और भाभीियों को अच्छा बताते हैं और तुम्हारी माँ पे ही मार पिटाई करते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को उन्होंने घर से भी निकाल दिया, तलाक भी दे दिया। लेकिन जैसे तैसे दोबारा से फिर से सुलह होती है और तुम्हारी माँ वापस से घर में आती है। लेकिन तुम्हारी माँ व्याकुल होती है कि मेरा बेटा 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मतलब इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारी माँ ने प्रण कर लिया कि मुझे अपने बेटे को बचाना ही बचाना है। तब किसी के पूछने के अनुसार तुम्हारी माँ मेरे पास में आती है। तुम्हारी माँ से कहा मैंने कि तुम्हारे बेटे का जो काला जादू है वो अचानक से नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा। और तुम्हारी माँ से मैंने कहा कि तुम यहाँ से मेरे पास से डेली जड़ी बूटियां लेके जाया करो और उन जड़ी बूटियों को चुपके से किसी को बिना बताए अपने बेटा को 18 साल की उम्र तक पिलाते रहना और किसी को
पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारा बेटा 18 साल का हो जाएगा तो तुम्हारे बेटा के ऊपर से काला जादू खत्म हो जाएगा। और अगर ये तुमने जो शरबत है जड़ी बूटियों का नहीं पिला पाया, उसी दिन से वो काला जादू हावी हो जाएगा तुम्हारे बेटा के ऊपर। दोस्तों बाबा कहता है कि तुम्हारी माँ रोज आती थी और तुम्हारी माँ को रोज हम जड़ी बूटियां घिस के देते थे, उसी का शरबत तुम्हारी माँ तुमको पिलाती थी। और तुम्हारी माँ का क्रूर व्यवहार तुम्हारे प्रति इसलिए था कि तुम्हारी माँ सोचती थी कि तुम उससे डरते रहो और डर की वजह से वो शरबत पीते रहो। और इसीलिए जब तुम पूछते थे अपनी माँ से कभी कि ये शरबत मुझे क्यों पिलाती हो इतना कड़वा, तो तुम्हारी माँ बताती नहीं थी कि तुम किसी को बता ना दो, ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि लोग तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसीलिए तुम्हारी माँ कहा करती थी तुमसे कि अगर तुमने ये शरबत नहीं पिया तो कुछ भी हो सकता है। तो बेटा जब तुमने शरबत नहीं पिया तो सबसे पहले उस काले जादू ने अटैक तुम्हारी माँ पे किया, तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे सब पे असर करने लगा। यही वजह थी जिसकी वजह से तुम्हारी माँ जिद किया करती थी। दोस्तों अजितेश ने जब ये बात सुनी तो अजितेश की आंखें खुल जाती हैं और आज अजितेश बहुत ज्यादा पछता रहा है, रो रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है और कह रहा है कि माँ मैंने तुमको बहुत गलत समझा। आज मैंने जाना कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। मेरी माँ मुझे जिंदगी देना चाहती थी, जीवन दान देना चाहती थी, इसीलिए मेरी माँ का ऐसा व्यवहार था और माँ मुझे ऐसा शरबत पिलाती थी। मैं कितना गलत था अपनी माँ के प्रति। अपनी माँ को याद करके बहुत रोता है। दोस्तों बाबा चुप कराते हैं इसको। अजितेश घर जाता है और अपने पिता को सारी बात बता देता है। पिताजी पहले तो मानते नहीं है, लेकिन फिर अजितेश अपने पिताजी को साथ में लेके बाबा जी के पास में जाता है तो बाबा जी उसको सब कुछ बताते हैं, तो उनको भी विश्वास हो जाता है और उन्होंने अपने भाइयों से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर लिया। तो दोस्तों कई बार पता है क्या होता है कि जो चीजें हमें दिखती हैं वो असल में होती हैं। जो हमें प्रेम दिखाते हो सकता है कि उनके प्रेम के पीछे बहुत ज्यादा बैर छुपा हो, और जिनके अंदर बैर लगता है कि ये लोग गलत हैं, उनके अंदर हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेम छुपा हो। तो दोस्तों बिना जाने किसी के बारे में गलत कहना या किसी को गलत तरीके से जज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। किसी पे भी विश्वास करो, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करो। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।